सीएमए फाइनल पेपर कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस का डिविडेंड टॉपिक कर रहे हैं। इस टॉपिक में एकदम शॉर्ट में कराऊंगा और सारा चीज कवर कर दूंगा। खाली सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा और मेरा ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिस बंदे को भी या जिस किसी को भी मेरा क्लास चाहिए तो मेरे यूट्यूब में जाके ज्वाइन हो जाइए। लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस विद नोट्स मिल जाएगा। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। डिविडेंड का मीनिंग को समझिए। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर लोगों को दिया जाता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। सिंपल सा और सिंपल कर देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी के मालिक को दिया जाता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। अब देखिए बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है। Dividend means part of profit which is distributed to the shareholder in proportionate of their shareholding। जो जितना परसेंट शेयर होल्ड किया है उसके हिसाब से उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो सिंपल भाषा में बोलेंगे डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर लोगों को दिया जाता है इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। बस इतना इनफ है। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर लोगों को दिया जाता है, इतना काफी होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, जितना कराएंगे वो मोर देन इनफ। ठीक है, टाइप ऑफ डिविडेंड। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ डिविडेंड। ठीक है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरियम डिविडेंड। ठीक है, फाइनल डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड शेयर होल्डर देता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं सिंपल भाषा में। इंटरियम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लोग का जो डायरेक्टर्स लोग जो डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं इंटरियम डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए फाइनल डिविडेंड का पढ़िए। दिस डिविडेंड डिक्लेयर ओनली इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी का जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। इट इज डिक्लेयर यदि ऑब्वियसली कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग किसका होता है? कंपनी के शेयर होल्डर लोगों का होता है। तो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा? इट्स डिक्लेयर बाय द शेयर। याद रखिएगा, फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है। कब डिक्लेयर करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर लोग डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए इंटरियम डिविडेंड। दिस डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम, मतलब एजीएम में नहीं। जो डिविडेंड एजीएम में नहीं डिक्लेयर हो रहा है उसको इंटरियम डिविडेंड बोलते हैं। दो एजीएम के बीच में हो रहा है, एजीएम में नहीं हो रहा है, अदर देन एजीएम, मतलब एजीएम वाला दिन डिविडेंड नहीं होकर किसी और दिन हो रहा है। इसी उसी भाषा को लिख दिया, दिस डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम, मतलब एजीएम में नहीं हो रहा है। इट इज डिक्लेयर बाय द बोर्ड, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सिंपल सा लैंग्वेज में फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर लोग डिक्लेयर करते हैं कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में। और इंटरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग डिक्लेयर करते हैं। कब करेंगे? बोर्ड मीटिंग। काम खत्म। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, फाइनल डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड कर सकता है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकता है। डिक्लेयर का राइट शेयर होल्डर के पास ही है। ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड कहां से देता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड कहां से देगा? ठीक है, यदि हम आपसे पूछे आपको प्रोविजन नहीं पता है, डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो शेयर होल्डर लोगों को दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। सिंपल भाषा में यही है। तो आप लॉजिकली बताइए कि डिविडेंड कहां से देगा कंपनी? कंपनी का प्रॉफिट से देगा। प्रॉफिट का हिस्सा है मतलब प्रॉफिट से ही दे रहे हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है। तो ये समझ में आ गया कि सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बुक्स आपका लैंग्वेज क्या बोलता है प्रोविजन का। देखिए, कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, 3 वे दिया है, इसको हम 4 वे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? देखिए, पहला है
आउट ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। बोलता है कंपनी करेंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देगा। यदि डिप्रिसिएशन कुछ रहता है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। करंट ईयर में कुछ डिप्रिसिएशन होगा तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि करेंट ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड दे सकता है। दूसरा क्या है, आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। बोलता है करेंट ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड दे सकता है, हमको पता है। यदि कंपनी करेंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली करेंट ईयर में लॉस है, तो क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए ये रिजर्व से डिविडेंड दे रहा है, यही बोल रहा है। उससे दो चीज माइनस होगा, डिप्रिसिएशन तो माइनस होता ही होता है, दूसरा एक्युमुलेटेड लॉसेस। यदि कंपनी में इस साल कुछ लॉस है तभी नहीं दे पा रहा है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से आगे इस साल का लॉस को माइनस करेंगे, उसके बाद कंपनी डिविडेंड देगा। सिंपल सा है, आपको ये चीज समझ में आया। खाली इतना याद रखना है, करेंट ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देगा, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो पुराना प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देगा, ठीक है। तीसरा है आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज गारंटी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा दिया है एज अ गारंटी, बोलता है इस पैसे से आप डिविडेंड दे दो, तो आप डिविडेंड दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरीका आगे याद रखिएगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट से या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से, या दोनों को मिला के भी दे सकते हैं। तो 3 पॉइंट आपको खाली याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। करेंट ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देगा, कुछ डिप्रिसिएशन होगा तो माइनस कर देंगे। फिर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड देगा, उससे दो चीज माइनस होगा, डिप्रिसिएशन तो माइनस होता ही है, इस साल कुछ लॉस है तो उसको माइनस करके कंपनी डिविडेंड दे सकता है। या तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा दिया है डिविडेंड देने के लिए, उस पैसा से कंपनी डिविडेंड दे देगा, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखिएगा, आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। और तीसरा, आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज गारंटी, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट्स, 3 नोट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑरेंज में है वो एग्जाम में आया हुआ है, सोच लीजिए। A company can declare and pay dividend only after making adequate provision of depreciation and this provision is compulsory for company. Obviously depreciation को माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन माइनस होगा, उसके बाद ही जो अमाउंट आएगा उससे डिविडेंड देगा। डिप्रिसिएशन माइनस करना कंपलसरी है। दूसरा, it is immaterial whether the asset are used for the purpose of business or not. It is also immaterial whether the asset is covered under fixed asset or under investment अच्छा। यदि आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, आपका ये जो एसेट है जिसपे आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस होगा, डिप्रिसिएशन अमाउंट लिखा हुआ है, आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए, आपका ये एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज देखिए, डिविडेंड ऑलवेज पेड ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व। ऑब्वियसली फ्री रिजर्व से डिविडेंड पेड होता है, एक्चुअल प्रॉफिट फ्री रिजर्व में होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व और अदर कोई भी रिजर्व होगा तो वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं, प्रॉफिट का पार्ट, सारा प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होता है, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और डिविडेंड किससे, प्रॉफिट से दे रहा है। तो यही सिंपल सा चीज है, डिविडेंड हमेशा फ्री रिजर्व से ही दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सम प्रॉफिट परसेंटेज टू रिस्क। बोलता है इस साल हमको कंपनी को कुछ कमाई हुआ है, कंपनी डिविडेंड देना चाह रहा है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो कंपनी चाह रहा है कि डिविडेंड भी दे और कुछ प्रॉफिट का, सपोज 5 लाख कंपनी का प्रॉफिट है, वो चाह रहा है कि 3 लाख का डिविडेंड दे और 1 लाख हम रिजर्व में भी ट्रांसफर करें, तो कंपनी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोलता है, before declaration of dividend the company may transfer some percentage of profit to the reserve but this provision is not compulsory. डिविडेंड देने से पहले कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता है, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये प्रोविजन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी करेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए above provision means company may transfer any amount of profit to the reserve or
company may not transfer any amount of profit to the reserve. Therefore company is free to transfer any part of profit to the reserve. कंपनी के पास चॉइस है, जितना परसेंट चाहे तो वो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। हेंस कंपनी यदि 10% ट्रांसफर करना चाह रहा है, क्वेश्चन आया था कि कंपनी 10% अपना रिजर्व में ट्रांसफर करना चाह रहा है प्रॉफिट का, कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेंस कंपनी कैन ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनी डिविडेंड देने से पहले कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता है, 10% 15% अपना इच्छा से कर सकता है, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई परसेंटेज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जितना चाहे उतना कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, ये सब सारा पॉइंट सुन लीजिए, आपको एकदम ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब सीधा सा बात है कि इस साल कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉस है इस साल, समझिए। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर, द कंपनी में pay dividend out of the free reserve, but the following condition must be satisfied before declaration of dividend. ठीक है, मींस ऑल द 3 कंडीशन मस्ट बी satisfied। ठीक है, इसको आप 4 कंडीशन भी बोल सकते हैं, चौथा कंडीशन क्या होगा मैं बता दूं। ठीक है, बोलता है कि यदि कंपनी लॉस के समय डिविडेंड देना चाहता है, वो पुराना प्रॉफिट से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला है, द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब पिछला 3 साल का जो आपने डिविडेंड दिया है, उसका जो एवरेज निकलेगा उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकता। एग्जांपल समझिए, इस साल लॉस है, हम पुराना प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाह रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर हम डिविडेंड 5% दिए थे, उसके पहले साल हम 6% डिविडेंड दिए थे, और उसके पहले साल हम 4% डिविडेंड दिए थे। तो एवरेज डिविडेंड कैसे निकालेंगे 3 साल का, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल का एवरेज निकल जाएगा। तो 5 + 6 + 4 मतलब 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 5% से ज्यादा कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है। तो पिछला 3 साल का एवरेज से ज्यादा का डिविडेंड कंपनी नहीं दे सकता है, यदि कंपनी फ्री रिजर्व से डिविडेंड देना चाहे तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए पॉइंट बोलता है, द अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। मतलब जितना अमाउंट हम रिजर्व से लेंगे, जितना रुपया हम डिविडेंड के लिए रिजर्व से लेंगे, वो 10% पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब दोनों मिला के 1 लाख रुपया आ रहा है तो 10% 10,000 से ज्यादा का हम डिविडेंड नहीं दे सकते। तीसरा, द रिमेनिंग बैलेंस इन फ्री रिजर्व शैल नॉट बिलो 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब जो फ्री रिजर्व में यदि कुछ डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसा बच जाता है, तो वो जितना आपका कैपिटल है उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, करेंट ईयर का यदि लॉस है तभी हम रिजर्व से दे रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है आपका फ्री रिजर्व से आगे करेंट ईयर का लॉस को सेटअप कीजिएगा, फिर डिविडेंड दीजिएगा। तो ये सिंपल सा 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब चौथा पॉइंट देखिए, when dividend is revoked, dividend declaration is revoked only if declaration of dividend is illegal and invalid। यदि आपने इलीगल तरीका से कोई डिविडेंड दिया है, डिक्लेयर किया है, उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन एक ही ग्राउंड में डिविडेंड रिवोक होगा, जब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इलीगल एंड इनवैलिड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कंपनी टाइमली डिविडेंड नहीं दे पाया, ठीक है, तो 2 जन को पेनल्टी भुगतना पड़ेगा, 2 जन को सजा मिलेगा। एक हो गया कंपनी का डायरेक्टर, दूसरा हो गया कंपनी खुद। ठीक है, देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, बोलता है क्या प्रोविजन है, प्रोविजन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर ने, ठीक है, चीज को समझिए, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर, जिस दिन डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर कंपनी अपना जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिल जाना चाहिए।
सारा शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर डिविडेंड मिल जाना चाहिए। If dividend is not paid within 30 days from its declaration, then every director of the company pay fine 1,000 for every day during which such default continue, and company pays simple interest। याद रखिए, जब भी डिफॉल्ट होता है, कंपनी डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर को नहीं देगा तो डायरेक्टर को 1,000 रुपया करके फाइन देना पड़ेगा ईच डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, और कंपनी को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर annum के हिसाब से। ठीक है, तो डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करता है कंपनी, 30 दिन के अंदर कंपनी को अपना शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे देना चाहिए, सारा शेयर होल्डरों को। यदि कंपनी 30 दिन के अंदर अपना सारा शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं देता है तो कंपनी का डायरेक्टर को 1,000 रुपया करके फाइन देना पड़ेगा ईच डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू चलते रहेगा, जब तक कंपनी डिविडेंड नहीं देगा। और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर annum के हिसाब से गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए एक चीज बोलता है, इफ डिविडेंड इज नॉट, इफ कंपनी इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर अबाउट नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यदि किसी भी कारण से कंपनी शेयर होल्डर को नहीं बताता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाया तो सेक्शन 127 एट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन कंपनी सफर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 127। सिंपल सा चीज, शेयर होल्डर एक चेक दिया कंपनी को कि, या कोई भी एक चेक दिया कंपनी का ऑथराइज सेक्रेटरी कि ये चेक जमा कर दो, डिविडेंड का चेक लेके दे दो। अब स्पेलिंग एरर हो गई या कुछ भी एरर हो गई जिसके कारण कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाया, तो कंपनी को बताना पड़ेगा शेयर होल्डरों को कि हम इस रीजन से नहीं दे पाए। सिंपल सा चीज है, नॉलेज के लिए ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे हम, डिविडेंड का एक प्रैक्टिकल क्लास होगा, उसमें चीज क्लियर हो जाएगी। No offense shall be considered when company is unable to pay dividend by reason of operation। कंपनी का कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा आप कोई डिविडेंड नहीं दे सकते। तो डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं दे पाया? कोर्ट केस के कारण। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसके बाद कोई कोर्ट केस हो गया, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे जब तक हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं दे पाया? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसीलिए सेक्शन 127 की जो पेनल्टी है वो अब अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब एक लास्ट अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है सुन लीजिए। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज, डिविडेंड डिक्लेयर करके जब कंपनी डिक्लेयर करता है डिविडेंड तो 30 दिन के अंदर कंपनी का जिम्मेदारी है डिविडेंड शेयर होल्डरों को दे दिया जाए, लेकिन किसी रीजन से कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाया। ठीक है, देन कंपनी क्या करेगा? सपोज शेयर होल्डर ही नहीं मिला, जिस शेयर होल्डर को देना था उसका अकाउंट डिटेल नहीं मिला, मांगने से भी नहीं दिया, जो भी था, then unpaid dividend is transferred to unpaid dividend account within 7 days। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दे पाया शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मिला ही नहीं या उसका अकाउंट डिटेल ही नहीं मिला, तो कंपनी का जिम्मेदारी है कि 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर, 30 दिन जहां खत्म होगा वहां से 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उस पैसा को डाल दिया जाए और 7 साल वेट करेगा। 7 साल तक भी शेयर होल्डर नहीं आया तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देगा, उसको फिर चैरिटेबल पर्पस में गवर्नमेंट यूज कर लेगा काम। डिविडेंड आपका जितना पॉइंट कराया है मोर देन इनफ, ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्लास भी मैं इसकी करा दूंगा जिसमें सारा प्रैक्टिकल सम जो स्कैनर का आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मेरा क्लासेस चाहिए तो मेरा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। थैंक यू। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ चार्ज। थैंक यू।